करने के लिए मैं दे रही हूँ। निम्न शब्दों के आपको वर्ण विच्छेद करने हैं, ठीक है। तो ये आप अपने कॉपी में आपको करना है, रजिस्टर में करना है। निम्न शब्दों के वर्ण वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है। ये शब्द दे रही हूँ, इनको करना आप। पहले वाले जो दिए थे वो किया आप लोगों ने? yes, अच्छा, जहाँ प्रॉब्लम आएगी वहां मेरे से पूछ लेना। आंगन, उद्देश्य, क्रमिक, गद्यांश, चहुमुखी, हाँ, द्राक्ष दिख रहा है क्या? द्राक्ष। मैम गद्यांश के बाद क्या लिखा है? हाँ, गद्यांश का चहुमुखी, चहुमुखी। द्राक्ष, पंपासुर, पतंग, वन विच्छेद समझारी मैम। वन विच्छेद निम्न शब्दों के वन विच्छेद। प्रपंच, नहीं मैम, बोर्ड पे समझा दिए। प्रपंच, व्यंजन, शक्ति, शिष्टता, और तुम लोग किसी को दे रहे हो? अरे नाल तो मेरे को दे दो। शुरुआत। मैम कुछ बच्चों के माइक ऑन है तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी, अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? yes, शुरुआत, समुद्र, सार्थक, संपत्ति। हाँ, क्या हुआ, बोलो। मैम हाँ, बोलिए। मैम शिष्टता के नीचे क्या है? शिष्टता के शुरुआत, नीचे शुरुआत, शुरुआत। ठीक है। अच्छा, मैं रा में मैम सार्थक के बाद क्या लिखा है? संपत्ति, संपत्ति, संपूर्ण, संबंधित, संभ्रांत, सौंदर्य। एक बार मैं शब्द है ना बोल दूंगी फिर से। श्रीमान, अच्छा, ये शब्द हैं आपके, ठीक है। इनके आपको वर्ण विच्छेद करने, मैं बताती हूँ। एक बार बोल मैम सार्थक के नीचे क्या लिखा है? हाँ, संपत्ति, संपत्ति। मैम वहाँ पे रिफ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या?
देखो मैं कहाँ तक आ गया आपको, ये सार्थक समझ में आया? सार्थक आ यस रहा है? मैम। यस मैम, अच्छा, यस मैम। सार्थक के बाद देखो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ तो नहीं आ रहा शायद रिफ्लेक्शन ना, संपत्ति और संपूर्ण, ठीक है। ट्वेंटी वन वर्ड्स हैं, शब्द हैं, 21 शब्द है। मैं एक बार बोल देती हूँ, सुन लीजिएगा। आंगन, उद्देश्य, क्रमिक, गद्यांश, चहुमुखी, द्राक्ष, पंपासुर, पतंग, प्रपंच, व्यंजन, शक्ति, शिष्टता, शुरुआत, समुद्र, सार्थक, संबंधित, संभ्रांत, सौंदर्य, श्रीमान, संपत्ति, संपूर्ण, ठीक है ये शब्द। अच्छा आप लोगों को बताओ कि ना जैसे र, ये देखो एक मिनट बताती हूँ मैं, है ना। रिफ्लेक्शन यहाँ नहीं आ रहा शायद ना, यहाँ देखो ये रा में ये ऊ और ये रा में ये ऊ, दोनों में अंतर पता है क्या? यस मैम। हाँ यस मैम। पता है? यस मैम। अच्छा किसको नहीं पता? कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी को इन दोनों में अंतर है पता, अगर किसी को नहीं पता तो पूछ लो मेरे से, कोई हिचकने की कोई शर्माने की जरूरत नहीं, बताएं कोई है जिसको नहीं पता? सबको पता है? यस मैम। अच्छा अब बताएं तो ये क्या है, इसका अगर हम मान लीजिए वर्ण विच्छेद करते हैं तो कैसे होगा? ऊ। कौन सा ऊ? प्लस छोटा ऊ। छोटा छोटा ऊ। र प्लस ऊ। अच्छा ये वाला घुंडी मोड़ करके जो है इसमें क्या होगा? बड़ा बड़ा ऊ। बड़ा र प्लस वेरी बड़ा गुड, ऊ। वेरी गुड। इसका मतलब ये तो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है अब ये शब्द आपने लिख लिए? यस मैम। यस मैम। तो यस मैम। अच्छा इसके आप मुझे जो वर्ण विच्छेद करके आप मुझे, अच्छा आप 5 तारीख को, 5 को तो संडे है, आप कॉपी कब दे रहे हैं मुझे, रजिस्टर कब दे रहे हैं अपना? यस मैम। कब दे रहे हैं? कब दे रहे हैं? आज दे दूंगी कब? मैम। आज आज 5 को। 5 बेटा संडे है। मैम 3 को। मैम मंडे को फिर। अच्छा चलो एक काम मैम आज 3 से मैं आपको हाँ 5 तो क्या प्रॉब्लम है, संडे आप भेज सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप तो भेज ही सकते हो, क्लास होगी या नहीं होगी। तो 3 से 5 के बीच। मैम सारा वर्क भेजना है स्टार्टिंग से। हाँ बेटा मैं देखना चाहती हूँ, ठीक है ओके है ना, मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों ने कितना किया कितना नहीं किया, है ना। और मैं व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। नंबर मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना, वो जो मेरा जो नंबर है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा और क्या तरीका है? इसके अलावा मेरे को तो कोई तरीका पता नहीं है क्या कोई तरीका? मैथ्स में तो हमने मेल किया था। मैथ्स में तो आपने मेल किया था, अच्छा तो वो इजी रहता है क्या, मतलब उसमें मेल में इजी रहता है ऐसा? यस मैम। इजी रहता है। अब एकलव्य कह रहे हैं झंझट होता है। मैम फिर? अगर आपको पर्सनल नंबर पे सेंड करेंगे तो आपके पास बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। हाँ देखो एक बार बताओ मैं आपको, ऐसा करते हैं कि ना 2 से 3 के बीच है ना, या 2 से 4 के बीच आप 3, 4, 5 ठीक है, 3, 4, 5 जुलाई को आप 2 से 4 के बीच मेरे को भेजिए, ताकि क्या मैं फिर देख भी सकती हूँ, मैं उस समय थोड़ा फ्री रहती हूँ। कैसा रहेगा? मैम ग्रामर पोर्शन भी तभी भेजना है क्या? हाँ भेज दीजिए और क्या, ताकि मैं क्या टिक लगा लूंगी किस बच्चों ने काम किया है, कितना काम किया है, कितना नहीं किया है, ठीक है। मैम व्हाट्सएप पे भेजना है। व्हाट्सएप पे भेज दीजिए आप, ठीक है। मैम और संजय और स्पर्श की जो चैप्टर है मैम वो एक ही कॉपी में करना है ना? देखो एक रजिस्टर आपको बड़ा सा रजिस्टर बनाना है, ठीक है,
कवर चढ़ाएंगे, उसमें सफाई से नेम स्लिप लिखें और अपना नाम लिखें, वो एक ही रजिस्टर रहेगा। उस रजिस्टर के आप 2 पार्ट कर लो, जैसे ये मान लीजिए रजिस्टर है, उसके 2 पार्ट आप कर लें। आगे वाला जो पार्ट है उसमें हम स्पर्श और संचयन के क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, ठीक है। और जो पीछे वाला होगा उसमें ग्रामर। होता क्या है, जो संचयन और स्पर्श के तो केवल क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करते हैं, हाँ फिर रिवीजन करते हैं तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम लोग करते हैं। ग्रामर में हमारा काफी हो जाता है काम, क्योंकि ग्रामर तो साल भर क्या होता है, अपनी ग्रामर होने के बाद ग्रामर की ही प्रैक्टिस चलती रहती है ना। तो ग्रामर और जो भी काम करते हैं वो हम ग्रामर की बुक में ही करते हैं, मतलब ग्रामर पोर्शन में ही करेंगे ग्रामर का वर्क, मतलब रफ ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है। उसको फेयर ही करना है जो भी मैं आपको वर्क। नहीं कर सकते क्या हाँ हम साथ में नहीं कर सकते क्या? साथ में इतना इजी नहीं लगता मेरे को, क्योंकि 2 पार्ट तो पता तो चलने चाहिए ना अपन को कि ग्रामर का कहाँ है और स्पर्श और संचयन का कहाँ है। मैम ऐसे संचय लिख के फिर मैम पार्ट का नाम मैम ऐसे हाँ हाँ स्पर्श हाँ लिख हाँ 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 हाँ, है ना मैम मैंने साइड में। वैसे कर दिया। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, साइड में थोड़ा सा। ग्रामर में हमको हमारे नोट्स टाइप में बनाने हैं क्या? नहीं कुछ नहीं, जैसा मैं काम कराती जाऊंगी वैसा आप करते जाओ बस, अच्छा ठीक है। है ना। अब जैसे वर्ण की भाषा बताई थी, वर्ण के 2 भेद थे, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, है ना। और फिर वर्ण विच्छेद ये सब, फिर अनुस्वार अनुनासिक, तो वो अलग मत करो, वो सब वर्ण विच्छेद में। अब मैं एक्चुअली आपके एग्जाम में क्या आता है, वर्ण विच्छेद आते हैं, ठीक है ना, परिभाषा तो नहीं आती आपकी। तो वर्ण विच्छेद आते हैं, तो वर्ण विच्छेद आपको पता होने चाहिए, है ना। तो मेन आपका एक वर्ण विच्छेद है, तो वर्ण विच्छेद आप जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती जाएंगे हम लोग देखते जाएंगे। तो मैं वर्ण विच्छेद थोड़ा सा और समझाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे को मेरी जो एक बुक थी वो जिसमें पूरा अच्छी तरह दिया है वो स्कूल में ही रह गई। देखती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ, है ना। किसी भी दिन हम लोग ले लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है ना। काम तो चलता ही रहेगा ये तो पूरा साल। हो गया ये आपका, या कोई दिक्कत तो नहीं। अब इसको रब करूँ, क्यों रब कर दूँ? यस मैम। यस मैम। अच्छा सब बच्चों ने कर लिया। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अच्छा ऐसा कोई बच्चा आप लोगों की नॉलेज में है जो कि मतलब अपना ही क्लास नहीं अटेंड कर रहा, कोई है? क्या मैम? मतलब जैसे कि क्लास Yes, अटेंड नहीं ma'am. कर, कौन है, यस मैम। कौन है वो बच्चे? मैम मनीषा। मनीषा। 9th A की, यस मैम। क्यों? मैम उसकी तबीयत खराब है। क्या हो गया उसको? उसको क्या हो गया? हेलो। मैम वो तो नहीं पता, लेकिन 3 मंथ से उसकी तबीयत खराब है। चलिए, तो वो काम करती है, काम के बारे में पूछती है कि नहीं? मैम उसको डॉक्टर ने कुछ भी करने से मना किया है। अच्छा अच्छा, चलो फिर ठीक है। तो उसका नंबर होगा तो मेरे को भेजना, पूछते हैं कि क्या दिक्कत आई है उसको, क्या परेशानी हो गई, है ना। चलिए अब मैं आज आपको एक बताऊंगी अनुच्छेद लेखन। हम लोग बीच बीच में ऐसा ऐसा करते रहेंगे, ठीक है ना। जो जो आपका है मेन वो हम लोग करते रहेंगे, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को रुचि बनी रहे। अब अनुच्छेद लेखन क्या है ये आपको पता है ना। अनुच्छेद लेखन पता आपके 9th में भी है और आपको 10th बोर्ड एग्जाम में भी आता है, और अभी तक तो इजी। 8th में, वैसे हमने 8th में लास्ट में हम लोगों ने ये प्रयोग किया था कि हमने आपको मुख्य बिंदु दिए थे और उसके हिसाब से आपको अनुच्छेद को लिखना था, करना था ना। पता 9th में ग्रामर बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो बहुत आसान है और बहुत रोचक है, ठीक है। तो अनुच्छेद लेखन हमने 8th क्लास में थोड़ा सा हमने इस तरीके से किया था कि हमने आपको मुख्य बिंदु दिए थे और आपको उसके आधार पर अनुच्छेद को बढ़ाना था, किया था ना, है ना। तो उसी प्रकार से 9th और 10th में वैसे ही आता। 8th में तो क्या थोड़ा सा हम लोगों ने ये प्रयोग कर लिया था कि ऐसे करके देखते हैं। बाकी जो है आपके बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आएगा। तो आपको अनुच्छेद में क्या करना है, अनुच्छेद को हम भाव पल्लवन भी कहते हैं, मतलब जो आपके भाव है उसको बढ़ाना। पल्लवन मतलब उसको पोषित करना, उसको बढ़ाना, पल्लवित करना। तो भाव क्या है अनुच्छेद लेखन, वो मैं आपको बता देती हूँ, और एक दो मैं आपको करने के लिए भी दूंगी, तो आपको करते रहिएगा, ठीक है। अब अनुच्छेद क्या है तो हम देखते हैं। अनुच्छेद लेखन, जिसको दूसरे शब्दों में हम भाव पल्लवन भी कहते हैं।
ये अब आप नई हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद लेखन। बाकी सब साथ ही साथ चलता रहेगा, किसी दिन वर्ण विच्छेद भी चलेगा क्योंकि उसकी प्रैक्टिस। कई बच्चे पता है ऐसे होते हैं जिनको एंड तक जो है, जैसे मैं 9th की पढ़ाती हूँ, कुछ बच्चे 2-4 ऐसे निकल के आते हैं जिनको अंत तक जो है वर्ण विच्छेद क्लियर नहीं होता। अब पता नहीं क्यों क्लियर नहीं होता, वो मेरी समझ से परे है। मम्मी नया चैप्टर है क्या? ये हाँ नया है, ठीक है, भाव पल्लवन नया, हाँ नया है। जैसे हमने वर्ण विच्छेद किया था, अभी ले लेंगे हम भाव पल्लवन। अब जैसे एक दिन मैं आपको पत्र लिखना बताऊंगी कि पत्र कैसे लिखा जाता है। हालांकि आप लोगों ने 8th में तो आपको पता ही था ना, 8th में आपने पढ़ा था और आपको आइडिया Yes, है, ma'am. लेकिन फिर भी। तो भाव पल्लवन क्या है? तो अनुच्छेद लेखन पता क्या है, ये एक कला है। क्योंकि कोई बच्चा, आप एक विषय देते हैं, कोई भी विषय देते हैं, एक बच्चा उसमें बहुत अच्छा लिख देता है और एक बच्चा जो है उतना अच्छा नहीं लिख पाता, होता है ना ऐसा, क्योंकि जैसे उसके मन में भाव आते हैं उसको वो बढ़ाता जाता है। तो भाव पल्लवन या अनुच्छेद लेखन जो है वो एक, जिसको कि हम अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं, ये एक कला है। किसी विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को कम शब्दों में लिखने के लिए, है ना। अब निबंध तो क्या होता है, निबंध में तो आपको पूरा विस्तृत लिखा जाता है। निबंध में, अनुच्छेद लेखन और निबंध में यही फर्क है कि अनुच्छेद लेखन में क्या करते हैं आप, किसी भी महत्वपूर्ण बातों को, सभी महत्वपूर्ण जो विषय से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको आप कम शब्दों में लिखते हैं, और जबकि आप निबंध में क्या करते हैं, आप उसको पूरा विस्तृत लिखते हैं, ठीक है। और भाव पल्लवन जो है वो एक कला है और इसमें बुद्धि कौशल की बड़ी आवश्यकता होती है। बुद्धि कौशल की आवश्यकता ऐसे होती है, जैसे अब देखो, अब स्कूल में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी विषय दिया, बच्चे को बोला कि भाई आप उस पर बोलिए, ठीक है। एक बच्चा उसी टॉपिक पे बहुत अच्छा बोलता है, जबकि दोनों एक ही स्टैंडर्ड में है, और एक बच्चा जो है वो इतना ज्यादा प्रभावी तौर पे नहीं कह पाता। वो इसलिए क्योंकि भाव अनुच्छेद लेखन जो है वो एक बुद्धि कौशल की बात होती है वहां पर, है ना। तो अनुच्छेद लेखन में बुद्धि कौशल की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या है कि अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। कुछ नियम है अनुच्छेद लेखन के, आप उसको जो है अपना ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वो ये है कि अनुच्छेद लेखन एक प्रकार की संक्षिप्त लेखन शैली है, यानी कि संक्षिप्त लेखन शैली है मतलब कि छोटा रूप करके संक्षेप में लिखने की एक शैली है ये। अतः इसमें मुख्य विषय पर ही केंद्रित रहना चाहिए। इसमें जो विषय आपको दिया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको दे रही हूँ मेरे सपनों का भारत, तो आपको उसी बात पर आपको केंद्रित होना है, आपको मुख्य बिंदु दिए गए जाते हैं, उसको आपको बढ़ाना होता है। तो इसमें क्या होता है, एक जो मुख्य विषय है उस पर ही हमको केंद्रित रहना होता है। अनुच्छेद, मेरी बात सुनिए ध्यान से, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण अथवा दृष्टांत के लिए कोई स्थान नहीं। यानी अनुच्छेद लेखन जब हम लिखते हैं तो उसमें कोई एग्जाम्पल, अब निबंध चूंकि हम लोग 250 से 300 शब्दों का लिखते हैं और भी बड़ा बड़ा लिखते हैं, तो उसमें अब हम एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन अनुच्छेद लेखन में उदाहरण और दृष्टांत मतलब कोई देखी हुई घटना, है ना, उसका कोई विवरण के लिए कोई स्थान नहीं होता। आवश्यकता होने पर उसकी ओर संकेत कर देना ही पर्याप्त होता है। ये एक नियम है, महत्वपूर्ण बातें जो अनुच्छेद लेखन के लिए है। अनुच्छेद लेखन में व्यर्थ की बातें उसके प्रभाव को शिथिल बनाती है। अगर हम उसमें व्यर्थ की बातें लिखते हैं तो जो विषय है वो शिथिल सा हो जाता है, ठीक है ना, उसमें उतनी रोचकता नहीं रहती। अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। मतलब एक जो वाक्य है, जो मतलब जो बाद वाला, जैसे हम लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, तो बाद वाला वाक्य पहले वाले वाक्य को आगे बढ़ाते हुए होना चाहिए, उसी से संबंधित होना चाहिए। तो अनुच्छेद के सभी वाक्यों का परस्पर घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। परिच्छेद में इस बात की ओर विशेष ध्यान की आवश्यकता है कि उसका प्रथम और अंतिम वाक्य जो है वो अर्थगर्भित हो और प्रभावोत्पादक होना चाहिए। अर्थगर्भित मतलब जिसका कि अर्थ निकल रहा है, प्रभावोत्पादक यानी कि जो प्रभावी लगे, ठीक है, वो होना चाहिए। प्रथम वाक्य की विशिष्टता इसमें है कि वह अनुच्छेद के संबंध में पाठक का कौतूहल जागृत करने में किस सीमा तक समर्थ है। मतलब जो पहला वाक्य जो है उसकी विशिष्ट बात यह है, मुख्य बात यह है कि वो पाठक जो पढ़ने वाला है उसमें कितना कौतूहल जागृत करता है। क्योंकि अगर शुरू में ही शिथिलता आ जाएगी, बोरियत आ जाएगी, वाक्य बता आपने शुरू ही किया है, तो वो आगे रोचकता नहीं रहेगी, आगे उसको पढ़ेगा कोई नहीं, है ना। तो उससे मतलब जब हम अच्छा लिखते हैं तो प्रथम वाक्य में विशिष्टता होनी चाहिए जिससे कि पाठक का कौतूहल बना रहे। और अंतिम वाक्य विशिष्टता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पाठक की जिज्ञासा किस सीमा तक था। और अंतिम वाक्य इस
अंतिम वाक्य कैसा होना चाहिए कि जो पाठक में जो प्रारंभ के प्रथम वाक्य में जो पाठक में कौतूहल बना था, तो वो एंड में उसकी जिज्ञासा जो है किस सीमा तक शांत हो गई है, ये इसमें अंतिम वाक्य इस बात पर निर्भर करता है। तो ये कुछ बातें हैं अनुच्छेद लेखन में। वैसे आप लोग तो क्या करते हैं, आप लोग कौन सा ध्यान रखते हैं क्या ध्यान? लेकिन फिर भी है ना, मैं बोल रही हूँ तो कम से कम इतने सारे बच्चों में 10, 15, 20 बच्चे, 25 बच्चे, 50 बच्चे ऐसे तो होंगे जिसको कि ध्यान रहे कि अनुच्छेद लेखन के क्या नियम है। ठीक है। अनुच्छेद में भाषा की शुद्धता तथा शब्दों के चयन पर विशेष रूप से ध्यान अपेक्षित है। मतलब अनुच्छेद लेखन की भाषा बहुत क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, बहुत टफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब ऐसी होनी चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, शब्दों के चयन पर आप विशेष ध्यान दें। आप मुहावरों और लोकोक्तियों का प्रयोग अनुच्छेद को शक्ति प्रदान करता है। अगर हम उसमें थोड़े मुहावरे और अनुच्छेद प्रयोग करते हैं तो उससे अनुच्छेद में थोड़ा सा शक्ति आ जाती है, मतलब अनुच्छेद और रोचक बन जाता है। तथा भावाभिव्यक्ति को प्रभावशाली बना देता है। जैसे कोई भाषण देता है, आप देखते हैं भाषण के बीच में वो कुछ कोटेशंस होते हैं, कुछ कोट्स होते हैं, वो बोलता है, कोई दृष्टांत है, कोई है ना, इस तरीके से भाषण रोचक बन जाता है ना। नहीं तो कोई सुनेगा क्या, नहीं सुनेगा। तो कहने का अर्थ है इसमें भी क्या कर सकते हैं हम, मुहावरे और लोकोक्तियों का हम अनुच्छेद में प्रयोग करते हैं, जिससे अनुच्छेद में थोड़ी रोचकता आ जाती है और भाव अभिव्यक्ति, अपने भाव को अभिव्यक्त करने को, मतलब अभिव्यक्ति जो है वो प्रभावशाली बन जाती है। ठीक है। अनुच्छेद लेखन में विचार के साथ साथ अनुभूति की प्रधानता अपेक्षित है। तो अनुभूति, आपको क्या फीलिंग हो रहा है, आपको क्या अनुभूति हो रही है, क्या फील हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप, तो उसके विचार के साथ साथ अनुभूति, मतलब आप विचार तो लिखें लेकिन साथ साथ आप क्या महसूस करते हैं, अपनी उस बात को उसमें उड़ेलना आपको जरूरी है ना, उसको लिखना जरूरी है। अनुच्छेद लेखन में परीक्षार्थी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपनी बात को उतने ही शब्दों में बांधने का प्रयत्न करे जितने शब्द प्रश्न पत्र में कहे गए हैं। 2-4 शब्द जो है वो कम अधिक होना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब वो हो सकते हैं, लेकिन आपको बहुत बड़ा निबंध जैसा नहीं लिखा जाता। मैं देखती हूँ अक्सर कॉपी चेक करने जब जाती हूँ, कई बच्चे क्या करते हैं, इतना इतना लिख देते हैं, वो व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है उसका, उसके कोई नंबर थोड़ी मिलते हैं। तो जैसे अब निबंध की कोई सीमा नहीं है, कोई शब्द सीमा नहीं है, वो तो हम आपको स्कूल में दे देते हैं ताकि बच्चा 200 से 250 शब्दों में अपने निबंध लिख ले। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद लेखन में भी एक शब्द सीमा है, मतलब जबकि निबंध में शब्द सीमा नहीं है, वो तो चलो ठीक है आप लोगों को दे दिया जाता है, लेकिन क्योंकि समय सीमा होती है ना, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखा जाता है। अनुच्छेद लेखन में शब्द सीमा पर बहुत ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर शब्द जो है 80 से 100 शब्द ही होते हैं, 80 से 100, मतलब आप 80 में खत्म कर रहे हैं, नहीं तो 100 शब्द। देखो इसका क्या है, आप 8 से 10 लाइनें अनुच्छेद लेखन लिख सकते हैं। आप कैसे लिखें, आप लिख रहे हैं तो एक लाइन में आप अंदाजा कर लें कि आपके एक लाइन में आपके कितने शब्द आ रहे हैं, फिर आप उसको, मेरी बात को ध्यान दे रहे हैं कि नहीं? दे रहे हैं। यस मैम। मैम दे रहे। तो देखो क्या होता Yes, है ma'am. कि ना अनुच्छेद लेखन में, जैसे कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी एक लाइन में आपके कितने शब्द आ रहे हैं, उसको आप काउंट कर लीजिए, उतना आप बना लीजिए कि मुझे इतना ही पैराग्राफ, इतनी लाइनें ही लिखनी है, क्योंकि अनुच्छेद लेखन की एक शब्द सीमा होती है 80 से 100 शब्द। बहुत बड़ा अनुच्छेद लेखन रोचकता को खत्म कर देता है, उबाऊपन उसमें आने लगता है। ठीक है, तो आप लोगों को परीक्षा के हिसाब से आप क्या देखें, संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन आप लिखें। जैसे अभी तो 8 तक तो क्या था, 8 में भी हालांकि हमने आपको एक प्रैक्टिस करवा दी थी कि हमने मुख्य बिंदु दे दिए थे, मुख्य संकेत दे दिए थे आपको, संकेत बिंदु, मुख्य बिंदु भी कहते हैं, संकेत बिंदु भी कहते हैं, वो दे दिए थे और कहा था पैराग्राफ लिखो, एक अनुच्छेद लिखो। वो आपको आसान हो जाता है क्योंकि उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता कि मुझे इसका भाव पल्लवन कैसे करना है, मुझे इसको बड़ा कैसे करना है। वहां मुख्य बिंदु होते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आप अनुच्छेद को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से क्या कहा जाता है, आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए कहा जाता है। तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले विद्यार्थियों को, आप लोगों को क्या करना चाहिए, उन संकेत बिंदुओं के भाव को आप समझें कि संकेत बिंदु क्या कह रहा है, वो क्या चाह रहा है आपसे, कि आप क्या लिखें, और मन ही मन एक क्रम और निरंतरता बनाने के लिए आपको उपयुक्त बातों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मैं आपको एक दे रही हूँ, है ना, ये आप करें अपनी कॉपी में, मेरे सपनों का भारत। ठीक है, कौन सा करेंगे आप अपनी कॉपी में, मेरे, ये आपको फर्स्ट मैंने सपनों दिया, का भारत। मेरे सपनों का भारत।
ये तो है आपका विषय। अब इसके जो बिंदु हैं, विचार बिंदु जो हैं, वो मैं बता देती हूँ आपको। तो हमको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमें केवल बस इस बात पे फोकस करना है कि हमको इस अनुच्छेद को किस प्रकार से बढ़ाना है। इसको संकेत बिंदु भी कहते हैं, विचार बिंदु भी कहते हैं। तो इसमें विचार बिंदु में आपको भारत के बारे में मेरी कल्पना, यानी कि भारत के बारे में आपकी क्या कल्पना है। तो भारत के बारे में मेरी, यानी कि क्योंकि आप लिख रहे हैं आपके सपनों का भारत, है ना, इसलिए भारत के बारे में मेरी कल्पना, कि आपकी कैसी कल्पना है। हर बच्चा क्या करता है कि एक कल्पना करता है कि देखो हमारा देश ऐसा होना चाहिए, भारत में ये कमियां हैं, भारत इस प्रकार से। अब दूसरा है उन्नत भारत की चाह, ये बिंदु है, ठीक है। दूसरा बिंदु है उन्नत भारत की चाह, कि आपके मन में उन्नत भारत की क्या चाह है, उन्नत भारत की चाह। अब आज भारत के बारे में हम लोग काफी कुछ कह सकते हैं, यहाँ ये कमियां हैं, यहाँ ये अच्छाइयां हैं, है ना, यहाँ ये कमियां, इसको इस प्रकार से। और आपके सपनों का भारत कैसा होगा वो देखिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जब तक हमारे देश में भाई भतीजावाद रहेगा तब तक भ्रष्टाचार का खत्म होना बहुत मुश्किल है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत, सुनियोजित भारत, यानी एक योजना के साथ पहले से बनाई गई सुनियोजित भारत, सुखी समृद्ध भारत। तो ये बिंदु हैं, आपको इसको आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं? अरे सब सो तो नहीं गए हैं? नो मैम। ध्यान दे रहे हैं? अब उसके बाद में एकता का संचार, ठीक है, ये है मुख्य बिंदु। आपको इनको ध्यान में रखना। एकता का संचार दिख रहे हैं, ये बिंदु दिख रहे हैं? अच्छा, यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई। ये है एकता, क्या है ये? हाँ, एकता का संचार, सुखी समृद्ध भारत, सुनियोजित भारत। यहाँ पर ये शब्द है एकता, ठीक है, एकता का संचार। यहाँ है सुखी समृद्ध भारत। तो अब ये मैंने बिंदु दिए हैं कि आपकी मेरे सपनों का भारत जब आप लिखेंगे तो भारत के बारे में आपकी क्या कल्पना है। उन्नत भारत की, भारत को उन्नत बनाने में आपकी चाह है कि हम भारत को भारत की उन्नति चाहते हैं, हम भारत को चाहते हैं कि भारत एक उन्नत देश बने, दूसरे देशों पर निर्भर ना हो टेक्नोलॉजी के मामले में, और भी, और है ना, और भी मामले में, चाहे वो धन मतलब अन्न हो, चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो, तो उसके मामले। भ्रष्टाचार हो, भारत की हम चाह रखते हैं, हम क्या कहते हैं, भारत में भ्रष्टाचार है, बगैर पैसे दिए काम नहीं होता, इतनी रिश्वतखोरी है ना, ऊपर से पैसा आता, जैसे ऊपर से पैसा आता है मिल नहीं पाता। मुझे लगता है टाइम हो गया पूरा बेटा, ये आप कल करके रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब आज के लिए इतना ही काफी। हाँ मैम, इन चीज पे अनुच्छेद लिखना है क्या? हाँ, इन चीज पे नहीं, विषय रहेगा मेरे सपनों का भारत। यही आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। विषय है मेरे सपनों का भारत। जो हम अनुच्छेद पैराग्राफ जो लिखेंगे ना, उसमें इन बिंदु अलग अलग नहीं लिखेंगे, इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए हम पैराग्राफ को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मैं भारत को विश्व का शक्तिशाली देश देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा देश विज्ञान, तकनीक और परमाणु शक्ति में से संपन्न हो। आने वाले समय में भारत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की तरह नए नए उपयोगी आविष्कारों का जन्मदाता बने, है ना। तो अब जैसे उन्नत भारत की चाह, उन्नत भारत की चाह में आप क्या लिख सकते हैं कि भाई मेरा देश क्या है, विज्ञान के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में, परमाणु शक्ति के मामले में संपन्न हो। अब जैसे आगे हमने दिया कि भाई भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो मैं चाहता हूँ मेरा देश मेरा ऐसा सपना है कि मेरा देश भ्रष्टाचार से मुक्त हो, शोषण से मुक्त हो, हिंसा से मुक्त हो, ठीक है ना। अब सुनियोजित भारत में जैसे क्या मैम, मिक्स करके लिखना है अलग अलग? हाँ, नहीं अलग अलग नहीं लिखते हैं, इसको अलग अलग नहीं लिखते हैं, ये पॉइंट्स हैं, इनको ही आपको आगे बढ़ाना है एक पैराग्राफ के रूप में। यहाँ आपको इजी हो जाता है कि आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि मैं कैसे शुरू करूँ। आप शुरू कर सकते हैं कि भारत के बारे में मेरी कल्पना ये है,
कि भारत एक कैसा देश हो, भारत एक उन्नत देश हो। हमारा भारत जो है दूसरे देशों से चीजें आयात करता है, तो वो आयात ना करें। इसलिए हम अन्न के मामले में, हम तकनीक के मामले में, है ना, इन सब मामले में हम समृद्ध हों। फिर अब जैसे मैंने बताया भ्रष्टाचार मुक्त भारत मैं चाहता हूँ मेरे देश में जो भ्रष्टाचार है, जो शोषण है, वो सब खत्म हो जाए। है, बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार मिले, उनको भी पढ़ाई का समान अधिकार मिले। ठीक है, सुनियोजित भारत में हम कैसा भारत चाहते हैं, हमारी क्या योजना है, उस हिसाब से सुखी समृद्ध भारत। मेरा सपना है कि भारत कैसा हो, सुखी समृद्ध देश, हम दूसरे देश पर निर्भर ना हो। हमारा हर देश का हर नागरिक जो है वो मेहनत कश हो, और मेहनत कश होगा, परिश्रमी होगा, तो देश कैसा होगा, सुखी समृद्ध होगा। ठीक है, अब एकता का संचार, मेरा एक सपना है कि भारत देश में कोई धर्म जाति ना हो, सब में एकता का भाव हो, केवल एक मानवता ही एक धर्म रह जाए, इस तरीके से। तो अलग अलग आपको अलग अलग पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, आपको जो पैराग्राफ लिखना है उसको कैसे लिखना है, उसको इन बातों को ध्यान में रखते हुए उसको आगे आपको लिखना है। शब्द सीमा है 80 से 100 शब्द पर खत्म होगा। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही काफी, क्योंकि दूसरे टीचर जो है नेक्स्ट ईयर में आपका इंतजार कर रहे होंगे। चलिए कल मिलते हैं। ठीक है।